बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन जारी है और मुसलसल मुकाबले होते चले जा रहे हैं। उन पर हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कल कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और वहाँ मीडिया से थोड़ी सी गुफ्तगू भी की थी। आवाम के लिए एक खुशखबरी ऐसा लगता है कि आने वाली है, वो भी आपको साथ हम शेयर करते जाएंगे। लेकिन पहले जो हम बात करेंगे वो एक खिलाड़ी हैं ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी। उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL के अगले 2 एडिशन में पाबंदी लग गई है। क्यों लग गई है, इस पर तफसील से बात करेंगे। अब्दुल गफ़ार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका हुस्न नज़र है। और दूसरे मेहमान मेरे साथ हमेशा की तरह एनालिस्ट हैं, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं मोहम्मद वसीम साहब। मोहम्मद वसीम साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप दोनों को भी। अच्छा जी, मैं आप ही से वसीम भाई शुरू करता हूँ। ये पाकिस्तान गफार की ना खुशी का तो थोड़ा सा वो नजर आता है ना कि पेशावर ज़ल्मी ऑन टॉप है। कल उन्होंने टॉप ऑफ द टेबल टीम को हराया, तो गफार की एफिलिएशन थोड़ी सी पास में आई थिंक रही भी है, तो वो जरा दुबाला हो गया खुशी गफार। अच्छा, गफार रंग भी ये पीला पहन के आए हैं क्योंकि येलो स्टॉर्म ज़ल्मी इज प्रोजेक्टेड एज येलो स्टॉर्म। तो येलो स्टॉर्म इनसे पूछ लेता हूँ, ये येलो स्टॉर्म क्या होता है? ये जर्सी का कलर है उनकी, और एक हैशटैग उन्होंने शुरू में किया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ। मुझे लगता है कि उसी वजह से वो येलो स्टॉर्म कहलाए जाते हैं। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वसीम भाई जो है ना, बिल्कुल भी मुझे कोई ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आ रहे हैं पिंडीज की कारकर्दगी पर। इनकी होम टीम है। वसीम भाई कुछ करें अपनी टीम के लिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, ट्विन सिटी का फायदा होता है कि आप जंप लगा के कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। यस, तो मैं ये रेड इसलिए पहना हुआ है कि मैं इस्लामाबाद दूसरी टीम की सूरत हाल भी डावाडोल ही है जरा भी। वो रंग जीत का लाल है, बेहतर जा रहे हैं, रंग जीत तो बेहतर जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टैगलाइन थी ना, रंग जीत का लाल है। तो आपने इस्लामाबाद में आप बैठे हैं तो लाल रंग आपने पहना है। पिंडीज में भी थोड़ी लाली की झलक तो है, और बाकी टीम्स के जो टैग्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और टीम्स के टैग्स याद हैं? कोयटा पर्पल फोर्स जैसे कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं। अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो आई थिंक पहले तो सही था। और बाकी कराची किंग्स का, लाहौर कलंदर्स का, वही कलंदर दिल से कहते हैं। सो सोशल मीडिया के टैग्स, फैंस फॉलोइंग सब चलता है ज़बरदस्त। चले जी, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया वसीम भाई, और ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी 2 साल के लिए बैन हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले में। 2 साल ये नहीं खेल पाएंगे। जिम्बाब्वे के बड़े लंबे फास्ट बॉलर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इन्होंने मुआहदा किया था, लेकिन उस मुआहदे की पासदारी नहीं की और पड़ोसी मुल्क में होने वाली लीग में ये पहुंच गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी के एक बॉलर थे, रॉबर्न क्या नाम, कॉर्बन बॉश साउथ अफ्रीकन वो थे, तो उन पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया था। वसीम भाई, ये एक्शन तो ठीक है ना? ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप यहाँ मुआहदा करें और वहाँ चले जाएं। देखिए, एथिकली तो बहुत गलत बात है। ऑब्वियसली जब आपने कमिटमेंट कर ली है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर या ऑक्शन के अंदर बड़ी सोच विचार के बाद प्लेयर्स पिक किए जाते हैं और एक एक प्लेयर्स की वैल्यू होती है। तो एक भी प्लेयर उनमें से कोई मिसिंग हो जाए अचानक से ऐसे, तो पूरा टीम का कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके अराउंड फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है जब इंजर्ड भी हो जाए, या ये तो चले, ये तो केस ही ऐसा है कि एथिकली इट्स वेरी रॉन्ग। और आई थिंक के प्लेयर्स को थोड़ा इस पे ख्याल करना चाहिए। अब लीगली आई डोंट नो कि कितना उसके अंदर मुआहदे के अंदर और ऐसी चीज लिखी जा सकती है या साइन करवाई जा सकती है कि वो पक्के, जिसको कहते हैं ना कि बाउंड हो जाए, उसके बाद वो जा ना सकें। शायद कुछ तरह के इकदाम करने की भी जरूरत है। तो एक्शन तो ठीक लिया है, ऑब्वियसली हर्ट हुई है उसकी टीम जिन्होंने पिक किया है। PSL का भी मैं कहूँगा कि हमारे लिए भी अच्छी चीज़ नहीं थी कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, तो एक्शन तो बनता था, तो वो एक्शन ठीक है। मेरे ख्याल में तो शायद इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बैलेंस हमें इसलिए रखने की ज़रूरत है कि एक टाइम पे दोनों लीगें शुरू होती हैं, तो फिर आगे चल के भी हमें प्लेयर्स चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस इसमें लाने की जरूरत है। लेकिन आई थिंक एक्शन बिल्कुल ठीक है।
लेकिन इस पे कोई लीगल आई थिंक अमेंडमेंट कोई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आईसीसी तो इसमें मेरा इन्वॉल्व हो नहीं सकता, शायद प्लेयर एसोसिएशन जो हैं या कोई ऐसी बॉडी जो जिनके अंडर आते हैं प्लेयर्स अदर देन आईसीसी या अपने क्रिकेट बोर्ड के, या फिर क्रिकेट बोर्ड से बात की जाए जो जो रिस्पेक्टिव उनका क्रिकेट बोर्ड है कि उनसे ऐसी बात की जाए कि अगर आपके प्लेयर ऐसा करेंगे तो आप भी उनके अगेंस्ट एक्शन लें। तो कोई ना कोई हल इसका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आपको एक दो मिसालें ऐसी नजर आ रही हैं। जी गफार, कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है फिर उसमें शायद ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है या है? आपको इतला है कि आप बाइंड कर सकें प्लेयर्स को कि आपने यहाँ साइन कर लिया तो यहीं जाएंगे आप? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है मैं उसी पे दोबारा नज़र डाल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का वर्ड तो उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये है, जी मेरे सामने मौजूद है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन कर लेते हैं तो इस आप बाउंड तो होते हैं, बाइंडिंग तो इस पर वर्ड मौजूद है कि आपको खेलना चाहिए था और आपने इसके ऊपर एग्री भी कर लिया था। और इसमें जो सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रेंचाइज के साथ बड़ा, कोई भी फ्रेंचाइज हो उसके लिए बड़ा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन में बड़े ऑप्शन होते हैं, वो सब ऑप्शन छोड़ के आपको पिक कर रहे हैं और उस वक्त आप और आपके एजेंट ने उसको यस किया है। आपकी कोई ऐसी या तो हो ना पे आप पहले से बता दें कि अगर मुझे ऐसे हुआ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आई थिंक जैसे वसीम ने भी कहा, मैं समझता हूँ बिल्कुल इखलाकी तौर पे भी चीज़ ये गलत है। दूसरा, जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन करते हैं, आई एम श्योर कि उसके अंदर खुद ब खुद एक आपके ऊपर बाइंडिंग तो आ ही जाती है कि आप इसको फुलफिल करेंगे, ये कमिटमेंट है आपकी। उस कमिटमेंट से आप बगैर बताए, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप अकेले नहीं करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो और उसमें डिसीजन म्यूचुअल होते हैं। आप एकतरफा फैसला करके छोड़ के जा रहे हो और उनकी रजामंदी के बगैर, तो ये वैसे भी कॉन्ट्रैक्चुअल इखलाकी तौर पे भी ये तरह से ऑलमोस्ट ये लीगल चीज़ ही बन जाती है, जिसकी वजह से बैन लगा भी है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, हम भी इदारे के लिए काम करते हैं तो हम पर भी कुछ बाइंडिंग्स हैं। हम एक इदारे को छोड़कर दूसरे इदारे में चले जाएं, ये हमारे लिए भी बड़ा बदतमीज़ी वाली बात है और थोड़ी सी नामुनासिब बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक्शन बिल्कुल ठीक लिया, बिल्कुल। लेकिन आईपीएल की इसमें आपको कुछ शरारत नज़र आती है कि वो जानबूझ के, पहले कॉर्बन वॉच पिछले 2 साल पहले हुआ और अब ये नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए, चूँकि दोनों लीग्स एक वक्त में हो रही हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पिक्स तब हुई है जब ज़रूरत पड़ी है। ये इनिशियल साइनिंग में तो नहीं थे, ना पहले कॉर्बन वॉच और ना मुतारा बानी। वहाँ जब इंजरीज हुई, जब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली बहुत सारे पीएसएल के प्लेयर्स, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब जाहिर बात है, पैसे की इसमें जो फैक्टर है वो देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ल्यूक वुड लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी में थे, इससे पहले टिम डेविड हैं, अगर आप बात करते हैं लियाम लिविंगस्टन वगैरह ही। लेकिन जब अच्छे ऑप्शन मिले तो चले गए। इस पर भी मैं समझता हूँ कि शायद इसका हल ये हो कि आप, बहुत सारे लोग इस बारे में मतलब कहते हैं कि शायद पीएसएल आईपीएल का एक साथ होना कोई पीएसएल को फ़ायदा है। मेरी इस पर थोड़ी सी राय डिफरेंट है कि हमें उनसे विंडो अलग रखनी चाहिए। अभी तो चले आईसीसी इवेंट से, आसिफ इस वजह से हमारी मजबूरी ये हुई कि हमें साथ खेलना पड़ा, बट ये खतरा हमेशा रहेगा कि जब भी किसी प्लेयर को कोई ऑफर आएगी तो वो तो इसी तरह करेगा। और बहुत सारे प्लेयर्स वक्त से पहले भी गए, देखिए ना, बहुत सारे प्लेयर जो लास्ट टाइम पीएसएल में थे वो इस बार पहले ही आईपीएल में जा चुके थे। पहले चले जाएं भाई, ठीक है, पहले लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ इस मसले का, जो मसला वसीम भी कह रहे हैं ना कि हर साल ये मसला होगा, तो इसका कुछ होना चाहिए। आई थिंक जो बेस्ट एवर है ना आसिफ भाई, मेरे ख्याल में बेस्ट एवर चीज़ कि आप अपनी विंडो को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, कम से कम 15-20 दिन ही ऐसे हों जिसमें कोई और लीग ही ना हो रही हो। सो आपको बड़े प्लेयर भी मिल जाएंगे और इस तरह की जो स्विचिंग है ना, ये भी कम हो जाएगी। वसीम भाई, ये बस लास्ट पॉइंट ऑन दिस, आप भी ऐसा समझते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का एक साथ होना किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान का बायस बन रहा है किसी हद तक? तो आप समझते हैं कि दोनों को साथ होना मुनासिब नहीं है? देखिए, उसमें इसके कुछ फायदे भी हैं। अगर आप ये एक नेगेटिव साइड देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसके कुछ फायदे भी हैं कि कुछ प्लेयर्स आपको, क्योंकि अब प्रॉब्लम पास में ये हो रहा था कि अगर लेट्स से कि दूसरी जो लीग है वो हमसे बाद में है, तो वो फिर प्लेयर्स ऑप्शनल लीव ले रहे थे जी कि हम तैयारी कर रहे हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली है तो हमने थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक के तौर पे फिर पीएसएल को वो यूज कर जाते थे। तो थोड़ा सा इस चीज का वो नुकसान भी होता था पहले। बट आई थिंक कि जो हमारी एक सोच है, जिस तरफ अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी हम उस लेवल पे आना चाह रहे हैं कि जहां हम बराबरी पे जाके प्लेयर्स को ऑप्शन मिले, और कुछ प्लेयर्स हमें मिले भी हैं ऐसे कि जो शायद उधर भी जा सकते थे। तो
उन्होंने इधर साइन किया हुआ था। तो आई थिंक अभी तो ये मतलब ना एक कंपटीशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर इसमें थोड़ी और बेहतरी होगी, क्योंकि अब आप ऑक्शन मॉडल के ऊपर गए हैं, ये पहला साल था, अगले साल ये और अट्रैक्ट करेगा प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में एट द मोमेंट सेम टाइम पे अगर करा रहे हैं तो बुरा वो ऑप्शन नहीं है। अगर उसके बाद कोई विंडो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आसिफ इसमें विंडो का भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आईसीसी इवेंट्स इतने आ रहे हैं, क्योंकि प्लेयर की अवेलेबिलिटी भी आपने देखनी है ना फिर उसमें। अच्छा, क्योंकि वो आईपीएल जब दूसरी लीग होती है तो उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पता है कुछ नहीं हो रही होती, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर अवेलेबल। ठीक है, हम दो लीग्स की बात कर रहे हैं, उस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल कराची में बात भी की और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के हालात वहाँ से हालात के तकाबुल में बहुत बेहतर हैं। वहाँ पेट्रोल का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो क्राउड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पर सवाल हुआ था। चेयरमैन पीसीबी का जो हमने शॉट लगाया था वो हम आपको सुनवाएंगे। गफ्फार से एक पॉइंट में ले लूँ उसके बाद। अच्छा, मैं इसको चेक कर रहा था, मुझे भी कंफर्म ये हुआ कि हैरी ब्रुक ने भी जब इसी तरह विड्रॉल किया था तो आईपीएल ने भी उन पर 2 साल की पाबंदी आयद की थी, इसी वजह से वो आईपीएल इस साल भी नहीं खेल रहे। और पीएसएल में खैर वो आते आते रह गए, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उनकी कुछ अपनी कमिटमेंट्स थी। तो वहाँ भी ऐसी उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि अगर आप एक दफ़ा साइन कर लें फिर आप इस तरह विड्रॉ करें, आप ना करें तो और बात है। तो ये सूरत हाल है दोनों तरफ आ रहा है। चलो ठीक है, ये दोनों तरफ देखें। उसूल कानून ये कहता है कि जो आपने एक पर्चा साइन किया है किसी इदारे के साथ, तो आपने उसके ऊपर रहना है। उससे अगर आप रूगर्दानी करेंगे तो यू विल पे द प्राइस। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया, ये आईपीएल ने भी, गफ्फार ने बताया किया। मैंने आपसे कहा मोहसिन नकवी साहब की आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते ही आपसे दोबारा जुड़ते हैं। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। बातें हम करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पे। अभी तक हमने बात नहीं की जो कल मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का, उसमें पेशावर ने कामयाबी हासिल की, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत कुछ है मज़ीद बात करने का ऑफ द ट्रैक, ऑफ द हुक, जिसमें से एक बात है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब कल कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पे थे। उन्होंने मीडिया से थोड़ी सी गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मैंने खुशखबरी की बात आपसे इंटरव्यू में की थी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा कि अवाम का रास्ता खोला जाए, तो मुझे उम्मीद नज़र आती है। लेकिन क्या उन्होंने कहा वो सुन लीजिए पहले, फिर वसीम साहब से कमेंट्स ले लेंगे, फिर गफ्फार की तरफ भी आऊँगा। अभी आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद पीएसएल के टीम ओनर्स के साथ भी और टीम से भी मुलाकात हुई है। तो मैं कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं पीएम साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट मैं पीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ ये थी इस टाइम पे कि पीएसएल कराना, और उन हालात में जिस टाइम पे आपके सामने दुनिया की सिचुएशन थी, बाहर के प्लेयर्स को लाना, सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, उस सब के बावजूद मेरा ख्याल है ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बहुत बड़ी जीत है कि खैरियत से ये पीएसएल करा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आखिरी दिन तक कराएंगे। इंशाल्लाह जी आखिरी दिन तक कराएंगे और कामयाबी से इख्तिताम पजीर होगी पीएसएल। कराची में 28 अप्रैल तक मुकाबले होने, एक दिन के लिए लाहौर जाएगी, तो कराची में बड़ा वक्त है। चेयरमैन साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करेंगे। वसीम भाई, आपको भी उम्मीद नज़र आती है? क्योंकि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आवाम आ जाएगी कराची में। देखिए उम्मीद तो है, और एक चीज़ ये कि दाद तो देनी होगी कि पूरी दुनिया में मैं कहूँगा कि जिस तरह गैर यकीनी एक सूरत हाल चल रही है, उसके अंदर इतना बड़ा इवेंट करवाना, प्लेयर्स को लाना और उन कैजुअल चीज़ें चल रही हैं, तो ये तो क्रेडिट देना होगा हमें और अप्रिशिएट करना होगा। हाँ, बस इसमें एक जो कमी रह गई है वो यही है। तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड के जो हालात हैं इसके अंदर मुश्किल था, मतलब इसको कराना ही एक बड़ी बात थी। तो क्राउड वाला जो है ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कि मज़ा दोबारा हो जाएगा पीएसएल का,
तो उम्मीद तो है, मतलब पिछले दिनों भी जब थोड़ी सी ना ऐसे वो बातें चली थी तो लग रहा था कि इस जानिब काम चल रहा है, तो अब तो चेयरमैन साहब ने खुद भी बोल दिया है कि वो इस जानिब काम कर रहे हैं, पीएम से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि जल्दी क्राउड नजर आए, जरा फिर और ज्यादा मजा आएगा, आवाम को देखने का मजा भी आएगा। और आई थिंक के हर बंदा, जब प्लेयर्स को भी होता है ना कि हो सकता है कि कराची की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उससे बढ़ जाए कराची के, जब उनके लोकल उनके फैन आएंगे सपोर्ट करने इसको, तो आई थिंक इंटेग्रल पार्ट होता है एक क्राउड का ग्राउंड में होना। ठीक है, अपने बेटे को मुबारकबाद दे दीजिएगा, आपके तैयारी कर लो, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं आऊँगा देखने। हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ख़ास तौर पर मिड सीज़न में जब आप पीएसएल पीकिंग राइट नाउ कि कुछ टीमें टॉप पर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ के लिए जैसे लाहौर कलंदर्स आई थिंक बहुत पोटेंशियल है कि वो नंबर 7 से ऊपर आ सकते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हम सब के लिए थोड़ा सा वैसे आपस की बातें मजाक भी है थोड़ा बहुत कि लोग हमसे ज़्यादा अभी तंग नहीं कर रहे। अगर ये अनाउंस हो गया तो फिर आपकी और हमारी शामत भी आ जानी कि भाई कोई टिकट्स हैं, कुछ है, ऐसा है, तो फिर ये सारा ये तो सब कुछ चलता है। बट जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट कि अगर इस मौके पर किसी भी वक्त कराची में, लाहौर में अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। पीएसएल के फैंस की वजह से ही है और उन्हीं की वजह से इतनी पॉपुलर है, और आई थिंक दे हैव एवरी राइट कि जितना जल्दी हो जाए तो आई थिंक नेक काम में देर कैसी। जी हाँ, बहुत जल्दी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा था ना, मैं पुरुमीद हूँ और आपके लिए खुशखबरी सॉर्ट ऑफ ये हो सकती है, तो उम्मीद खातिर जमा रखिए जी। 28 अप्रैल तक कराची में मुकाबले होंगे। एक दिन के लिए लाहौर भी जाएंगे आप दरमियान में, और वो दिन है 23 अप्रैल का, कि एक दिन के लिए कर लाहौर, और बल्कि बीच में एक और दिन भी 21 अप्रैल को। लाहौर कराची मिक्स ही है। हाँ, वो मिक्सड है, कराची के बाद। ठीक है, चलें। तो लाहौर कराची तो नहीं, अब कराची में जो मुकाबला कल हुआ वसीम, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हो गई। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की, और उनके कप्तान ने कल बात भी की, वो भी आपको सुनवाएंगे थोड़ी सी। लेकिन आपको क्या लगता है, मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग है उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ टॉप ऑर्डर पे इतना डिपेंडेंट हैं ये, साहिबजादा फरहान इतना रन नहीं बना सके, उसके अलावा आप दूसरे प्लेयर्स को भी देख लें। मुल्तान के 172 रन बनाए 8 खिलाड़ियों को नुकसान पर, 196 रन पेशावर ज़ल्मी ने उनको बनाकर दिए थे। इस्माइल की बहुत अच्छी बॉलिंग, सिडल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और नवाज़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा वसीम जूनियर ने, पेशावर ज़ल्मी को 24 रन से फतह मिली। लेकिन मुल्तान की बैटिंग, जैसे मैंने कहा कि वो टॉप ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे हैं, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे मुल्तान की बैटिंग अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग? देखिए, एक तो हमने कल भी बात की थी कि पेशावर एक बेहतर टीम नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने सारे बॉक्सेस ठीक किए हैं, चाहे बैटिंग के हैं, चाहे वो फास्ट बॉलिंग के हैं, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है। तो वो सारी जगह से उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, कहीं ना कहीं हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है विनिंग कॉज के अंदर। अब मुल्तान को अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस का जो मेन सेरा बैटिंग का जा रहा है वो स्मिथ और फरहान जिस तरह का वो स्टार्ट दे रहे थे, और वो लंबी इनिंग्स भी खेल रहे थे। एक तो होता है ना क्विक स्टार्ट दे के विकेटें गिर जाए, वो एक उनमें से एटलीस्ट रीजनेबली अमाउंट में कहता हूँ ओवर्स भी खेल रहा था, तो लंबे स्कोर भी वो कर रहे थे। और हमेशा से मुझे तो पहले दिन से था कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो इनका असल इम्तिहान तभी आना है जब इनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट होगा। तो कल जब वो टेस्ट हुआ, उनको उस तरह का फ्लाइंग एक स्टार्ट नहीं मिला। हालांकि जॉर्ज फिलिप है, जो मैं कहूँगा कि मेरे फेवरेट प्लेयर है पीएसएल की, मैं बेस्ट पिक बोलूँगा उनको, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कुछ इनिंग्स उन्होंने खेली और आगे चल के मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा भी करेंगे। लेकिन जो उनका मिडिल ऑर्डर है कल मैं कहूँगा वो एक्सपोज हुआ है। तो एक तो मिडिल ऑर्डर है, दूसरा इनकी बॉलिंग देखे ना कि बहुत रन करवा रही है इनकी टीम। ये चेज कर लिए उन्हें, बड़े बड़े टोटल पहले भी कर लिए, लेकिन लम्हा पीरियड का बॉलिंग भी है कि इनकी फास्ट बॉलिंग विकेटें उस तरह नहीं ले रही है। स्पिनर्स भी इनके मतलब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग आपकी नहीं अच्छी जा रही, दैट मीन्स कि आपकी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, और समटाइम आपकी पावर प्ले की बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही है। उसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि शायद उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया गया, रोटेट ज्यादा किया गया। सिराज गुल खिलाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, फिर एकदम से लेके आ गया, इस्माइल को लेके आ गए, रोटेशन भी काफी हुई। फिर नया बॉल कभी करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे हैं, थोड़ी सी वो चीजें भी हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग ने भी इनको लेट डाउन किया है। लेकिन बैटिंग में कहूंगा कि मिडिल ऑर्डर, बिल्कुल आपको पॉइंट ठीक है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज ही नहीं हुआ था, और उस पर क्वेश्चन मार्क थे, और पहली दफा वो एक्सपोज हुए तो कोई भी उनमें से उस तरह की इनिंग्स, मैच विनिंग इनिंग्स खेलता हुआ नजर नहीं आया जो उन्होंने नजदीक भी लेके जाके जरा वो फिनिश की तरफ लेके जाए, क्योंकि 24-25 रन का मार्जिन काफी बड़ा मार्जिन होता है T20 में। ठीक है, वसीम ने बॉलिंग की तरफ इशारा किया। जो इनकी लाहौर में परफॉर्मेंस गफार रही बॉलिंग में, जी, वो 11 विकेटें, एवरेज 45.82, वर्स्ट
अमंगस्ट ऑल टीम इकोनॉमी रेट वॉज 10.50। ये इनकी बॉलिंग का हाल है, पेस बॉलिंग का जी। तो बॉलिंग भी इनकी थोड़ी सी वीकर है ऐसा लगा। अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल मुल्तान सुल्तान की अगर हम देखें, लेकिन कुछ टीमें ऐसे ही एक हैबिट डेवलप करती हैं कि अपने कुछ एक दो प्लेयर्स पे हैविली रिलाई करते हैं। और आपने देखा कि साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ और वेरी इन्फ्लुएंशियल उनकी जितनी भी जो रीसेंट कामयाबियाँ थी, और ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि अगर इनके मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर पड़ा तो क्या होगा। तो हमने देखा कि थोड़े से ऑप्शंस की कमी भी दिखाई दी, और क्रेडिट देना पड़ेगा सुफियान मुकीम को, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। और कल मुझे बाबर की कैप्टनसी बहुत पसंद आई, जिस तरह उन्होंने नाहिद राना को और सुफियान मुकीम को इस्तेमाल किया। आमिर जमाल का एक कवर ज़रूर था जो कि ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान को इस मैच में वापस ले आया था। शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बाकी ऑप्शंस के अंदर। सो ये जो अरफात मिन्हास हैं, नवाज़ हैं, वसीम हैं, ये भी, और आपको याद होगा एक और पिछले मैच में हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी आसिफ हमने बात की थी कि जो फ़हीम अशरफ हैं, इमाद वसीम हैं, इसी तरह उनके बाद जो दीगर ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स हैं ये मैच फिनिश नहीं करते हैं। इंटरनेशनल में भी यही प्रॉब्लम हमें नज़र आती है, और यहाँ इस लीग में भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम किसी टीम को आई रन चेस में मैच को फिनिश करना है, तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। एस्टर टर्नर जहाँ आउट हुए ना सुफियान मुकीम ने, जब उनको बोल्ड किया तो नज़र आ रहा था कि अब पेशावर ज़ल्मी जो है इस मैच पर हावी हो जाएगा, और ऐसे ही हुआ। आई थिंक ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है जो मैं ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी ऑलराउंडर्स, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं जब, और अब जब वो PSL में भी खेल रहे हैं, बहुत कम ऐसा हो रहा है कि ये मैच को फिनिश करते हैं। और यही चीज़ हमें कल फिर पहले इस्लामाबाद की भी चेस में दिखाई दी, मुल्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ। आई थिंक जिस पोजीशन में वो थे 123 पे 3 रन रेट भी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था, ये टारगेट चेस किया जा सकता था। ठीक है, गफ़ार ने वसीम एक पॉइंट दिया कि बाबर आजम की कैप्टनसी इनको बड़ी पसंद आई, और फिर ऑलराउंडर्स वाला तो दीगर है, वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाबर एज कैप्टन कैसे थे कल? एक तो स्कोर बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा से मुराद काफ़ी अच्छा स्कोर था 190 प्लस। तो बाबर एज कैप्टन आपको ठीक लगे कल? देखिए, मैं जितनी PSL रही है उसमें मैं कहूँगा कि जो बेस्ट टैक्टिक्स बाबर के मैं देख रहा हूँ ना, वो इस PSL के अंदर है। चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हैं, चाहे वो मैचअप्स के ऊपर जा रहे हैं, फील्डिंग प्लान्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि बाबर ने इम्प्रूव की है। और उसमें एक मेजर जो चीज़ नज़र आ रही है कि शायद अब वो डेटा की तरफ जा रहे हैं, ज़रा जो वहाँ पे हेल्प मिलती है वो ले रहे हैं, जो पास में शायद वो नहीं लेते थे, या शायद उस पर उनका इतना बिलीव नहीं था। क्योंकि इफ्तिखार से बॉलिंग करवाना, ब्रेसवेल से बॉलिंग करवाना, इसी तरह बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी हम देखते हैं कि जहाँ पे इनोवेशन की जरूरत पड़ती है उन्होंने वो की है। तो आई थिंक ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव दिस ईयर, और इनका मैंने बेस्ट देखा है कि कप्तानी। बाकी रन्स की जहाँ तक बात है, रन्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन 196, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पिच 170-175 वाला पिच था। एक तो क्रेडिट बैटिंग को भी देना होगा, और दूसरा जो बॉलिंग थी उनकी मुल्तान सुल्तान की, वो भी उतनी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। और फिर थोड़े से जो बॉलिंग चेंजेस थे, मतलब जो बेस्ट बॉलर्स हैं उन्होंने ओवर भी खत्म नहीं किए हैं। मतलब अभी आपने इस्माइल की तारीफ की है, वो चौथा ओवर उन्होंने भी नहीं किया, फैसल अकरम ने भी सिर्फ 3 ओवर किए हुए थे। तो थोड़ी सी टेक्निकली वहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हुई हैं। लेकिन अभी गफार भी जो बात कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद वाला इशू अब इनका भी नजर आ रहा है कि ये भी सिर्फ 5 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं। छठे सातवें पे आपके जब ऑलराउंडर्स, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर्स, मतलब अरफात को मैं बैटिंग ऑलराउंडर अभी नहीं बोलूंगा, इसी तरह नवाज को भी मैं बैटिंग ऑलराउंडर नहीं बोलूंगा। तो जब आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स छठे सातवें पे आ जाएं तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो लंबा खेल के मैच फिनिश करेंगे। हाँ, कोई 10-20 रन हैं जल्दी से चाहिए, वो आखिर में वो हिटे मार के वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 7-8-9 की एवरेज चाहिए, थोड़े आपको खेलने हैं, 8-10 ओवर खेल के पार्टनरशिप लगानी है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक के मुल्तान सुल्तान भी जरा ऑलराउंडर्स की तरफ उनका रुझान ज्यादा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद एक आध बैट्समैन वो और फिट इन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ बात जो गफ़ार ने ऑलराउंडर्स का जिक्र किया, क्योंकि आपने पूरा डोमेस्टिक सीज़न देख रहे हैं, आप मुसलसल डोमेस्टिक के एक एक लड़के पे आपकी नज़र होती है, डोमेस्टिक में भी ऑलराउंडर आपको नज़र नहीं आता? हाँ, देखिए, ऑलराउंडर्स मतलब मैं कहूँगा हैं तो हर टीम में आपको नजर आते हैं। कुछ अभी कहेंगे कि अभी यंग हैं, कुछ अभी उस तरह डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। हमें थोड़ा सा जो इशू मैं कहूँगा कि हम अगर बनाने हैं ना हमने ऑलराउंडर, तो फिर हमें थोड़े उनको बैटिंग में ये नहीं हो सकता कि आप वो
डोमेस्टिक में भी 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करें और आप एक्सपेक्ट करें कि वो इंटरनेशनल में जाके आपको मैच जिताएंगे, तो अगर उनको थोड़ा प्रमोट करके जहाँ छठे पे या थोड़े, ताकि ज्यादा बैटिंग उनको करने को मिले। इसी तरह बॉलिंग में भी अगर कोई बॉलर है तो लंबी बॉलिंग उनसे करवाई जाए, बजाय के जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। तो अगर डेवलप करना है ना उनको, तो मैं थोड़ा सा इस जानिब देखना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। ऑब्वियसली मैच जीतना मकसद होता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी बहुत गुंजाइश होती है कि जहां आप अपने प्लेयर्स को भी डेवलप कर सकते हैं। स्पेशली मैं रीजनल क्रिकेट की बात करता हूँ कि वो तो सेटअप बिल्कुल ही अपना ही है ना, उसके अंदर कोचेज भी अपने हैं, तो एक पॉलिसी जिस तरह की कोई चीज बन सकती है। पास में शायद जो एज ग्रुप क्रिकेट थी उसमें तो कुछ ऐसा किया गया था, लेकिन डोमेस्टिक में अभी भी मैं कहूँगा, लेकिन अभी जो बात गफार कर रहे हैं वैसा अभी तक हमारे पास मैं कहूँगा कोई नहीं है। जो टॉप के हमारे फ़हीम अशरफ हैं, इवन आमिर जमाल हैं, या और लड़के जितने भी खेल रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं जी कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो ये स्किल तो अभी तक उनके पास भी नहीं आई है कि थोड़ा सा लंबा खेल के फिर मैं कहूँगा कि आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए, 13 रन चाहिए, 2 छक्के चाहिए, वो कोई भी कर लेता। और वो ये ऑलराउंडर्स किए हुए हैं। फेम ने भी इसी तरह मैचेस अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी जिताया था। लेकिन जहां पे आपको प्रॉपर बैटिंग करके, जैसे बेन स्टोक्स है या और अगर देखते हैं आप ऑलराउंडर जो लीडिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो 50, 60, 70 करके भी मैच जिताते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कोई है नहीं, मैं बोलूँगा। ठीक है गफार, इस मौजू को अब बदलते हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ आते हैं। हारिस और बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। कल बाबर आजम फिर आउट हो गए, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर का फिर शिकार बन गए वो, तो ये प्रॉब्लम तो है उनमें। कोई बैट्समैन आई थिंक जो बाबर की कैलिबर का है, मैंने हमेशा ये कहा है कि डिस्कस वही बहुत ज़्यादा होते हैं इस पूरी लीग के अंदर। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आउट होते हैं, लेकिन बाबर बहरहाल सेंटर ऑफ डिस्कशन रहते हैं। नहीं, दो दफा ये एक चीज़ है। 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भेजा ना ज़ल्मी ने उसको, तो ज़ल्मी भी चाहता है कि वो डिस्कस हो। नहीं, वो तो चले कैप्टन है, कैप्टन तो आना चाहिए मेरे ख्याल में। कैप्टन जो है जब भी अगर वो जवाब देने खुद आ रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और इस लीग में बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी। आई थिंक स्पिनर्स के ऊपर हमने देखा कि सिकंदर रजा पे चार्ज किया। एक और मैच मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा तो ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल में जो इंटेंट की हम बात करते हैं वो दिखाने की कोशिश है। इससे पहले भी उन्होंने जो 2 स्पिनर्स के ऊपर चार्ज किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो हम समझते थे कि उनको करना चाहिए। यहाँ भी आई थिंक ये बेहतर है कि बजाय इसके कि मेरी अपनी ज़ाती राय में कि बाबर जो स्पिनर्स को इतना एग्रेसिव नहीं खेलते, लेकिन इस लीग में उनकी इंटेंट हमें स्पिनर्स पे नज़र आई है। उस पर रन्स भी बने हैं और इनके इस वक्त भी टॉप 3 में शामिल हैं, इवन ये भी टॉप 3 में शामिल हैं। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन इनको इस पर और जाना चाहिए। ये हमारी अपनी लीग है। आई थिंक जो इंटरनेशनल हमारे स्टार्स हैं, दिस इज द बेस्ट चांस कि अगर आप अपने आप को कुछ इंप्रूव करना चाहें, डोमेस्टिक क्रिकेट में ना जाएं। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके जो रेगुलर इंटरनेशनल प्लेयर हैं कहाँ चांस मिलता है? आपकी एफटीपी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। सिवाय शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, सबने डोमेस्टिक खेली है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी इंटरनेशनल कमिटमेंट 3 फॉर्मेट वाले प्लेयर्स की होती है। 2-2 मैच का कहा था ना, 2-2 मैच का ब्रेक था, उसमें रिजवान गया, फखर जमान गया, खेलने गए ना। मुझे याद है उसमें स्टेटमेंट भी आया था ना कि जब कोच कंफर्टेबल है कि भाई आप अगर मेरे साथ बैठ के काम कर सकते हो तो आप यहाँ कर लो। ये ऐसी भी कुछ बात हुई थी, क्योंकि आप मतलब ये आपके और आपकी मैनेजमेंट भी डिसाइड कर लेती है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मतलब हमेशा कोई अच्छी चीज़ में शामिल होगा, डेफिनेटली, इसमें कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा ये पॉइंट है कि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर इस तरह की इनोवेशन करें जो बाबर हमें करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो आउट हो गए, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन अगर आप टॉप 3 में शामिल हैं, स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट इस सीज़न में अगर आप देखें, उनकी जो सिक्सिंग एबिलिटी है, जैसे स्पेशली मुझे सिकंदर रजा पे जो ने 1 ओवर में अटैक करके उनको फिर हटा दिया था। टॉप जो 5 लड़के छक्के मारने वाले उसमें नहीं है बाबर नहीं है, बताइए बात है, उनका अपना गेम स्टाइल है। इस तरह तो बाबर ने जितने रन बनाए हैं 12,000 T20 रन बनाए हुए सर, 4,000 उनके PSL के रन है, तो वो भी तो नहीं है। ये जो आप लोगों का मसला ये है कि आप वो रन याद रखते हैं। हाँ, तो सारी बातें करने चाहिए। 2013 के 23 के बाद क्या किया बाबर ने? बाबर अब भी अगर आप देख लें कि 12,000 फास्टेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, तो भाई 12,000 पे चाहता है। हो गए ना। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि हम जब एक चीज डिस्कस करें ना, कैनवस पे सब कुछ साथ रखें, सबके लिए इंफॉर्मेशन पूरी हो। फिर ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए कि 12,000 रन क्या आप और मैंने डिस्कस किए शो के अंदर, क्या उनके 4,000 जो सिर्फ PSL में बने क्या हमने डिस्कस किए वो, क्या उनकी जो 11 T20 सेंचुरीज हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, इंटरनेशनल में 3 सबसे ज्यादा, ये हमने डिस्कस की। PSL जीता
पेशावर दल में उनकी कप्तानी तो में। बहुत सारे कप्तानों ने जीती। नहीं, वो बहुत सारी, मैं यही तो सिर्फ ये मसला कह रहे है हैं कि कि आप बहुत सारे जब- तो अलग चीज़ है ना। आप जब- बाबर को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं हाँ। ना, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मुझे कोई एतराज़ नहीं हाँ, ठीक है। किसी को भी एतराज़ नहीं हाँ, ब्रायन लारा कलेक्टिवली। ब्रायन लारा ने वर्ल्ड कप जीता सर कभी कोई? मैं एक बात कह रहा हूँ लेट्स आपसे। टेक अ ब्रेक। हाँ, मैं से एक बात कह रहा हूँ। ब्रेक, फिर आके इस बात को दोहराता हूँ। उस बात को दोहराना अच्छा नहीं है, इस बात को लंबा करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, वसीम को शामिल करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुशामदेद सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे। बाबर आजम पे वकार गफ़ार ने एक नुक्ता दिया कि वो अच्छे प्लेयर हैं, यकीनन अच्छे प्लेयर हैं। वसीम भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये ब्रायन लारा का जिक्र इन्होंने छेड़ दिया कि ब्रायन लारा भी वर्ल्ड इस कप पॉइंट पे मैं अपना कंप्लीट कर लूँ पहले। प्लीज़। देखिए, मैं मेरी इसमें एक इख्तलाफ राय ये है कि जब आप एक सर्टेन चीज़ डिस्कस करें किसी प्लेयर की, तो उसकी सारी चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप कैनवस पे या एक कंप्लीट पिक्चर लेके आएँ। अब कितने लोगों को पता है ये कितने लोगों ने डिस्कस किया है कि पीएसएल की हिस्ट्री की जो टॉप 5 पीए पार्टनरशिप हैं, जिसमें सुने तो सबसे 4 मरतबा बाबर आए PSL और चारों मरतबा उनकी टीम जो है वो जीती। यहाँ तक कि कराची किंग्स में जब वो शामिल थे एज अ प्लेयर, उनकी टीम ने टाइटल जीता है। बाबर को भी कप्तानी करते हुए पीएसएल के साथ, ज़ल्मी में तो 2 साल हुए, उससे पहले कराची में क्या माहौल था वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, जिस वजह से वो यहाँ भी आए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिडल ऑफ द कैरियर, अभी बाबर का होपफुली मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कैरियर है, बहुत टाइम पड़ा यार, बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब हमारे जो ग्रेड प्लेयर्स हैं, जावेद मियादाद, उन्होंने कितने आखिर में जाके वर्ल्ड कप जीता। मैं बड़ी सिंपल बात करता हूँ, आप इससे कंपैरिजन करेंगे नहीं। मैं आपको ये फैक्ट है, जावेद भाई उधर टेस्ट प्लेयर में जावेद कह रहा हूँ कि हर कोई अच्छा वर्ल्ड 11 जो बनती हाँ, है, जी, जो जी। मुख्तलिफ खिलाड़ी बनाते जी, हैं, जी। उसमें बाबर आजम रिटायरमेंट के बाद बात होती है इस पर। अच्छा, मिड प्लेयर में आप ब्रायन लारा से मिड आप कैरियर मिला में बात दिया नहीं कर उसको। सकते। तो ब्रायन लारा से क्यों मिलाया? वो ब्रायन मैंने लारा सिर्फ से आपसे हटा कहा कि अगर आप प्लेयर की पॉजिटिविटी छोड़कर एक नेगेटिव पॉइंट निकालना चाहेंगे तो हर किसी का कोई ना कोई ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ओह, ये कभी है सारी कहीं चीज़ें जमीन तो भाई। कहीं अभी आसमान तो नहीं बहुत- मिलता। अभी तो वसीम बहुत भाई, वक्त बाकी है वसीम बाबर भाई के आप पास। पर छोड़ता हूं मैं, आप इस मामले को समअप करें जी। शुएब अख्तर वर्ल्ड कप नहीं हाँ, जीते। देखिए उसमें क्वेश्चन बाबर की प्लेयर होने पे तो क्वेश्चन कोई नहीं है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी किसी ने ये नहीं बात की कि जिसको खेलना नहीं आता। थैंक यू ना आपने की है, ना मैंने स्टार्ट की है, ना गफार ने ये स्टार्ट की है। जो स्टार्ट तब हुई है जब आपकी टीम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। डिबेट तब स्टार्ट हुई है ना, या तो हो ना कि वो रन्स कर रहा है, जितने आपने रन्स अभी गिना दिए हैं उसके, वो कर रहा था और उसके बीच में ये स्टार्ट हो गई है। नहीं, उसके बाद जब परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है पिछले 2 साल में, तो सबसे बड़ा टॉपिक ये रह गया कि क्या वो इस फॉर्मेट का प्लेयर है कि नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन हम प्योरली बात कर रहे हैं T20 क्रिकेट की, कि वहां पे वो फिट इन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी पार्टनरशिप्स भी गिनाई हैं जो गफ्फार ने, उन पार्टनरशिप्स के अंदर भी मोस्टली आप देखेंगे कि डोमिनेट जो था वो दूसरा बैट्समैन था, चाहे वो साइम होते थे, चाहे अभी कौशल मैंडिस को देख लें, डोमिनेट दूसरा प्लेयर कर रहा है। जो रिक्वायरमेंट है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो दूसरा 7 वाला प्लेयर कर रहा है। तो मेरा ये पॉइंट है कि कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी जल्दी उसको सीखना चाहिए था या कोशिश करनी चाहिए थी ना। अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि बाबर जब अर्ली ऑन, जब मैं कहूँगा कि जब 50-60 के बाद की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल जब वो खेल रहा होता है, तो आप बहुत कम देखेंगे कि उसका शॉट लगी होगी ना, छक्का वो मारेगा अगर, तो फील्डर यूं देखेगा उसको कि फील्डर के सर से ऊपर से जा रही है। वो आपको नजर आएंगे गैप्स के अंदर। कल भी मारा एक्स्ट्रा कवर, फील्डर नहीं था, गैप मारा, छक्का लगा। कल जो आउट भी वो हुए, अगर वो छक्का मारने जाते उसको मैदान के ऊपर से, उसने छक्का ही होना था। वो गए सामने मारने गैप में। हारिस के छक्के आप देख लें, फील्डर खड़ा उसके सर के ऊपर से जा रहे हैं। बाकी प्लेयर्स के भी आप देखते हैं, तो जो फियर ऑफ आउट होने वाला, जो फेलियर वाला है ना,
वो थोड़ा सा हटाना होगा कि भाई फील्डर खड़ा है तो क्या मैं उसके सर के ऊपर से चक्का मार दूंगा, मैं गैप नहीं मारता, जहां का बॉल है मैं उधर ही मारूंगा। तो थोड़ा सा ये माइंडसेट की बात है। लेकिन बहुत सी चीजें और हैं कि जो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते मॉडर्न क्रिकेटर्स के साथ कि यार क्या बाबर वो क्रिकेट खेल सकता है जो बाकी आजकल की, जो मैं कहूँगा T20 के ग्रेट्स जो बन रहे हैं, वो क्रिकेट जो आजकल की डिमांड है। तो जब वो डिमांड आप पूरी नहीं करेंगे तो इसलिए ये डिबेट आती है। बाकी उसकी प्लेयरी के ऊपर या इन चीज़ों पे ऊपर कभी वो डिबेट नहीं रहा है। आई स्टिल बिलीव कि वनडे का वो चैंपियन बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट का वो चैंपियन बैट्समैन है। लेकिन ये है कि अगर मैं कहूँ कि वो ब्रायन लारा के साथ उसका कंपैरिजन हम शुरू कर दें, एक तो मैं कंपैरिजन को मानता ही नहीं मैं कि वो डिफरेंट एराज होते हैं, उसके अंदर बहुत सी हर चीज डिफरेंट होती है, तो उसका कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन ये एक चीज तय है कि बाबर अभी भी परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन वो अपना केस कोई मजबूत नहीं कर रहा पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि वहां की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से वो नहीं खेल रहा है। उस हिसाब से आपको खेलते हुए बाकी बैटर्स नजर आ रहे हैं, भले उनके रन कम हो लेकिन जो रोल ऊपर उनको चाहिए वो पूरा वो कर रहे हैं। तो अगर बाबर ने मतलब मेरी ख्वाहिश है कि वो आए T20 में वापस आए, ओपन भी आगे करे, लेकिन उसको लिए उसको 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, उसको पावर प्ले लूटना होगा। वो अप्रोच हमें अभी तक नजर उस तरह नहीं आ रही है। क्योंकि कल भी अगर देखें ये मैच, अगर लेट से ये मैं गफार से सवाल करता हूँ कि कल अगर ये मैच पेशावर जालमी हारी होती तो हम सबसे ज्यादा डिस्कस क्या कर रहे होते कि जी बाबर का 20 बॉलों में 18 रन थे, तो अगर वहां पे वो तेज खेलते तो शायद आपको वो ज्यादा रन मिल सकते थे। अब अगर इतने रन हुए हैं तो मैं इसमें क्रेडिट ठीक है बाकी बैट्समैनों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा हारिस को कि जो उसने 15, 16, 17 बॉलों पे 38 रन करके दे दिए हैं, तो उसने तो पावर प्ले में ही आपको आगे कर दिया ना। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि फिर आपको ये चीजों को आपको कैचअप करना चाहिए। उस दिन भी मैंने बात की थी कि जब कौशल के साथ वो खेल रहे थे, दोनों सेट खेल रहे थे, बाबर सिंगल लेके कौशल मैंडेस को दे रहा था, वो हिटे मार रहा था। व्हाई नॉट टेक चार्ज योरसेल्फ? या तो ना आप चेज कर रहे हो, पहली बैटिंग आप कर रहे हैं, आपके पास बैटिंग भी पड़ी हुई है, कौशल मैंडेस ने 2 छक्के मारे हैं, 2 छक्के मैं भी मारूंगा इधर से, वो मार सकता है, ये नहीं है कि नहीं मार सकते हैं। तो ये चीजें जहाँ पे आती है ना, फिर इसलिए ये डिबेट शुरू होती है कि वो फिर पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे चले जाते हैं। तो कि जी किसी को बाबर पसंद है तो किसी को बाबर पसंद नहीं है, लेकिन हमें फैक्ट्स ये देखने हैं कि मुझे नहीं कंसर्न कि हमारा नंबर 1 बैट्समैन कौन सा है रैंकिंग के अंदर। अभी भी आई थिंक जो ऑलराउंडर था शायद हमारा ही था कुछ अर्सा पहले, नंबर 1, 5 में नंबर 1 बैटर भी हमारे रहे हैं, बॉलर भी टॉप 10 में रहे हैं। टीम हमारी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, आपके उस पर तक नहीं पहुंचती है, नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंचती है, तो फिर मतलब गलत हो रहा है ना चीजें। आप कहें जी ये प्लेयर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। भाई टीम आपकी दूसरे राउंड में नहीं पहुंच रही है तो कौन सा प्लेयर अच्छा है, किसकी परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। टीम की रैंकिंग आप देख लें, 8वें 9वें नंबर पे हम बैठे हुए हैं। तो हमें चीजों को इम्प्रूव करना है, तो हमें इंडिविजुअल जो है ना वो फंसे में हम स्टारडम में उससे निकलना होगा कि यार हमें जो टीम के लिए अच्छा है, जो परफॉर्म करेगा, जो मैचेस जिताएगा ना, वो अच्छा प्लेयर है, उनको अप्रिशिएट ज्यादा करना चाहिए। तो आई थिंक ये डिबेट दोनों तरफ से वो बनती है। एट टाइम्स जैसे भी वर्ल्ड कप में था कि इस पे मैं टोटली एग्री करता हूँ गफार के साथ कि शायद बाबर को इतना डिस्कस कर दिया गया, हालांकि उसकी बाकियों ने क्या परफॉर्म किया हुआ था। तो वो भी एक गलत तरीका है कि एक ही बंदे के अराउंड चीजें चलती रही कि यार बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो वो सबका होता है। तो आई थिंक कि जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न क्रिकेट की, अभी भी बाबर के पास चांस है कि अभी PSL के मैचेस के अंदर खेले, उस तरह की इनिंग्स को, एक्सप्लोसिव बैटिंग इस तरह की करे कि सबका वो कहे कि नहीं जी बाबर आजम एक्सपीरियंस भी है, पास परफॉर्मेंसेज भी है, अभी आजकल की जो क्रिकेट की डिमांड है वो पूरी भी कर रहा है, तो व्हाई नॉट ही शुड बी इन द टीम। ठीक है गफार, इन्होंने सवाल तो किया था आपसे, लेकिन वो सवाल अब मैं भी भूल गया, इतनी लंबी बात हुई। वो जो रन्स किए बाबर ने, मैं तनवीर की सॉरी जो वसीम की सारी बात है, हमारे कोलीग है वो भी देखिए तनवीर जो वसीम की सारी बातें हैं इस महीने के बाद। हाँ, वसीम की जो सारी बातें हैं उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। नंबर 1 फैक्टर, कितने प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में एक साथ इतनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद का टेस्ट और वनडे का भी अच्छा प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस T20 के अंदर भी जो सेंचुरीज हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये खुद चीफ सेलेक्टर रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में क्या टैलेंट मौजूद है? आपने बाबर को एशिया कप से बाहर करके देखा, पूरी की पूरी नई टीम खिलाकर देखी, साइम अयूब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बाकी बुरे हैं तो उसके नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो नहीं है T20 का। ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर तो सर देखे ना, मैं अगेन फिर अगर किसी प्लेयर का नाम लूंगा तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी। टीम अच्छी होनी पड़ती है, टीम अच्छी होगी
तो फिर आपका प्लेयर भी शाइन करता है। बहुत सारी माजी में एग्जांपल हैं जहां एंडी फ्लावर की बात कर रहे हैं, मैं फिर ब्रायन लारा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो प्लेयर बहुत बड़ा था, बट उसकी एंडी टीम फ्लावर का नाम आपने ले लिया। उसकी टीम एंडी जो है, फ्लावर की टीम में उसकी दूसरा टीम, प्लेयर बता दें। मैं यही कह रहा हूं ना कि वो नहीं जितवा सकते थे, हमें भी इसी तरह के टैलेंट का सामना है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हमारी बॉलिंग देख लें, मतलब वो हम उसके बाबर की, रिजवान की तो बात करते हैं, आप दुनिया से Let me complete. कंपेयर अगर करें, बाबर रिजवान की हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर में आसिफ साहब, लेकिन हमने कितनी दफा डिस्कस किया है बहुत ज्यादा कि शाहीन हारिस ने कितने मैचेस हमें जितवा तो यार दिए। आप लोग ने मैं नहीं वो मेरी शाहीन बात तो हारिस सुन की बात जो लेना, करेंगे मैं तब ये कह रहा हूँ करेंगे। सर कि टीम गेम है क्रिकेट, बस ये समझ लीजिए, मेरी राय ये है टीम गेम है जिसमें अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी पूरी टीम अच्छी है। आप न सिर्फ बैटिंग से मैच जीत सकते हैं ना पावर प्ले से, आपको पूरी एक कंप्लीट टीम चाहिए। तो कल पूरी जो टीम। पेशावर दलमी ने किया हाँ। कि उसको हफ्ते में दूसरे रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले आए, हारिस को क्यों नहीं लेकर आए भाई आप? फिर आप कहते हैं डिस्कस होगा। कैप्टन है, कैप्टन आ सकता है, कैप्टन आ सकता है, कौन सी टीम कोई के बात कप्तान नहीं। कभी ऐसा होता है कि कप्तान होकर आपको परफॉर्मर को आगे लाना चाहिए यार, आप कैसे नहीं, कप्तान नहीं, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। अब टीम का मौका, आपको क्या पता वहाँ के हालात है, कोई किसी और आपके मीडिया ऑब्लिगेशन होती है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग की ऑब्लिगेशन होती है, वो उनको बुला लेते हैं। ये आपको पता है इस बारे में? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, आपके जो प्री मैच पोस्ट मैच शो होते हैं, वहां भी आपको प्लेयर्स भेजने पड़ते हैं, वहां भी कमिटमेंट होती है, वहां बात होती है। तो बाबर आजम बड़ी बात नहीं है, हफ्ते में 2 मरतबा आ गए, तो इसका मतलब आप चाहते हैं सर के जवाब दे रहे हैं, आप चाहते हो कि डिस्कस हो। वसीम नहीं, आप खुद फ्रेंचाइज की मर्जी होती है यार किसको भेजना है। बहुत ही कोई स्पेशल ओकेजन हो तो फिर वो शायद कैप्टन को या कोच को उसना करे, ये होता है, मैनेजमेंट के ऊपर होता है। समटाइम आपको कोचेज नजर आते हैं, कहीं जगह आपको मैनेजर बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो तो फ्रेंचाइज की मर्जी होती है कि उसके जो पोस्ट मैच आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसमें उसने भेजना है। तो मैंने ये चीज नोट नहीं की थी जब यहाँ पास आपने हाईलाइट की है कि दूसरी दफा वो आए हैं। तो अगेन फिर वही चीज है ना कि टीम जीती हुई है तो बार बार फिर आप एक ही चीज शो करें, जब हारेंगे तो शायद फिर आपको दूसरे प्लेयर्स वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। ये पाकिस्तान टीम के अंदर, मैं आपने अभी जिक्र कर ही दिया है, तो पाकिस्तान टीम के अंदर ये इशू था जब मैं चीफ सिलेक्टर भी था, और लड़कों से भी बात होती थी कि यार ये पूरा हमारा जो सोशल मीडिया है पीसीबी का या बाकी चीजें जहाँ पे चलती हैं हमारी, ये दो तीन बंदे ही हैं बस, इनकी परफॉर्मेंस होती है। मतलब एक बॉलर मेरे पास अभी 5 विकेट लेके मैंने मैच जिताया है, तो उसके बाद मेरा की नाम ही नहीं है। फिर मेरी मीटिंग हुई थी, हमारी सकलैन भी थे उसमें, हेड कोच भी थे, जो हमारे मीडिया के हेड थे, उनसे बाकायदा फिर मीटिंग हुई थी, क्योंकि सकलैन का पॉइंट वैलिड था कि ये टीम का माहौल खराब करता है कि एक ही बंदे को आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मैं कह रहा सिर्फ बाबर की बात कर रहा हूँ, मैं 2-3 नाम ऐसे होते थे कि हर दफा आपको वही नजर आते थे, तो फिर टीम का माहौल भी इससे खराब होता है। ये पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। तो फिर इस पर कोई सॉर्ट ऑफ एक पॉलिसी भी बनी थी कि आप कोच से भी डिस्कस करेंगे कि भाई आज का जो टॉप परफॉर्मर है आपके लिहाज में वो कौन है आपके ख्याल में, जिसको आज थोड़ा सा हमें वीडियोस के अंदर सोशल मीडिया के जो क्लिप्स लगते हैं वहां पे वो चीजें नजर आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा आता है। और अगेन दैट मे बी दैट शोज द माइंडसेट के मतलब आप खुद ज्यादा वो प्रोजेक्ट होना चाह रहे हैं या बाकी प्लेयर्स को आप नहीं करना चाह रहे हैं। स्पेशली जब आप मैच जीते हुए होते हैं, एक नॉर्मल आपका अच्छा एक माहौल चल रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप यंगस्टर्स को भेजें। नॉट के मैं कहूँगा कि लाजमी के हारिस को भेजें, उसने परफॉर्म किया हुआ है, लाजमी नहीं होता कि परफॉर्मर ही वहां पे जाएगा। आप पाकिस्तान अंडर-19 के कैप्टन आपके पास हैं, वो जाके बात कर सकते थे वहां पे। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है ना ब्रॉडकास्टर की तरफ से ना कहीं और से कि हमें वो प्लेयर ही चाहिए। वो टर्न बाय टर्न सबकी बारी आती है। ठीक है, बाबर आजम की जो प्रेस टॉक थी कल की काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी उन्होंने सवालात के सामना किया, बड़ी जाँ फशानी के साथ, बड़ी जवामर्दी के साथ उन्होंने जवाब दिए। स्ट्राइक रेट के ऊपर उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने स्ट्राइक रेट का जो उन्होंने रौला का लफ्ज़ बाबर ने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं कहा, स्ट्राइक रेट का रौला बनाया हुआ है। बाबर ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर गफ़ार से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। देखें, डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। उस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, बोर्ड को भी देखना है, और एक सडन स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी रोला डला होता है हर बात पे। और देखें, मेरा मानना ये है कि कंडीशंस को पहले आपको असेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कराची वाली विकेट थी जिस पे हमने 240 की है, अगले दिन वो विकेट नहीं थी, उस पर हमने 180 बड़ी मुश्किल से किया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जो कंडीशन है वो बहुत
मैटर करती है आपको असेस करना। हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता, हर दिन आप एक जैसा नहीं खेल सकते। आपको चैलेंजिंग आएंगे, अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, आप आके मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते। एक ऑन द डे आपका अच्छा दिन होगा तो लगेगी, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि होगा। ये मेरे ख्याल से क्रिकेट ऐसी है, आपको इसमें 90% करना पड़ेगा। आपको हर दिन जो है वो डिफरेंट गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा यही होता है कि देखें सिचुएशन क्या चल रही है, टीम डिमांड क्या चल रही है, अगर मैं किस नंबर पे खेल रहा हूँ उस पर क्या डिमांड है। पहले 6 में आ रहा हूँ तो वो मुझे भी पता है कि थोड़ा सा आपने यूटिलाइज़ करना है, उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसमें कितना चांस लेना है, किस बॉलर को चांस लेना है। तो ये अंदर जब तक रहेंगे तो तभी होगा ना। स्ट्राइक रेट आप मैनेज भी कर लेते हैं, कभी कभार आप नहीं भी करते, लेकिन वो क्या होता है, पार्टनरशिप यही होती है जिसमें बैट्समैन और जो 2 बैट्समैन होते हैं वो पार्टनरशिप इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है, वो आप पे से प्रेशर हो जाता है। मैं अगर खेल रहा हूँ तो उस पे उससे उसकी नहीं लग रही तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको सर अपना कंफर्ट जोन दूं कि वो अपने जोन में आके फिर वो जब 2 पार्टनरशिप दोनों तरफ लगेंगे तो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दोनों को एक साथ खेलना है। बाबर ने बड़ी अच्छी बातें की, ऑल गुड। स्ट्राइक रेट का रोला डाला हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने कहा दूसरे पार्टनर को कंफर्ट दूं। तो ये हम ये भी देखना चाहते हैं एज फैंस कि बाबर आजम किस दिन किसी और पार्टनर को अपने कंफर्ट देंगे या उस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। देखिए उनकी जो बातें हैं वो उसको खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो उन्होंने मिसाल भी दी 246 वाली, वहाँ उनका मेंडिस का स्ट्राइक रेट क्या था वो सबने देखा। दूसरा, उनकी टीम अगर 6 में से 5 मैच जीती हुई है, टॉप पर है, तो उसकी कोई वजह है ना, टीम क्लिक कर रही है, उसके जो कॉम्बिनेशन है वो उसके लिहाज से बने हैं। मेरी अपनी राय ये क्रिकेट में है कि हर प्लेयर एक जैसा नहीं हो सकता, आप ये एक्सपेक्ट भी ना करें। और अगर आपके रोल्स डिफाइन हैं, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आप उसके मुताबिक चल रहे हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। जब टीम क्लिक नहीं करेगी, आई थिंक जो टीमें 7वें नंबर पे बैठी हैं, 8वें नंबर पे, वो भी किसी वजह से बैठी हैं। बहुत सारे 7वें नंबर की जो टीमें 8वें नंबर की हमने डिस्कस नहीं किया, पर क्या उनके कप्तान हारने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए? हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए, कितने कप्तान हैं 7वें 8वें वाले जो हारने के बाद कप्तान करने आ रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, हमें सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। वो आ गया, ठीक है, मैंने कहा कि हमें हर चीज़ सामने लानी चाहिए। एक स्पेसिफिक प्रिसाइज होगा ना तो ऐसे लगता है कि हम सबको छोड़ के एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। हमें सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। और आप, जाहिर बात है, आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं हार के बाद, जरा वो भी सामने आ जाएं, हमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलें वसीम भाई, आपको बाबर की प्रेस टॉक अच्छी लगी? मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बड़े कंपोज, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने स्ट्राइक रेट का जो रोला है उसको उन्होंने डिफाइन किया कि यार ये आप लोगों ने, मतलब ये रोला हमने बनाया हुआ है। देखिए, रोला वैसे तो नहीं बनता ना, मतलब उन्होंने सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट की बात नहीं की है, शायद ओवरऑल एक बात की है। तो देखिए, एक तो पॉइंट आपने जो किया ना कि वो लीडिंग पार्टनरशिप के अंदर लीडिंग रोल में वो कब नजर आएंगे, ये मेरा भी एक क्वेश्चन है कि वो कब होगा कि कौशल खेल रहा है 120 के स्ट्राइक रेट से और बाबर 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो लीड रोल के अंदर वो नजर आ रहा है, ये मेरा भी क्वेश्चन है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब आपको नजर आ रहा है कि हम 200 वाली या 225 वाली या 240 वाली क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि एक एंड से रन आए। जब एक एंड से रन आएंगे और एक तरफ से स्टेबिलिटी आएगी तो कभी भी आप हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं खेल सकते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, इसी को तो हमें बदलना होगा। कि मतलब हारिस बाबर से बड़ा प्लेयर है, मतलब गफार से मेरा सवाल है नहीं है ना, लेकिन कल के मैच के अंदर उसी पिच के ऊपर उन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक रेट 200 ऊपर है, बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे है, और दैट शोज फिर आप जब इस बहस को आप किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो क्रिकेट चाहिए आगे चल के, उसमें ये है कि दोनों एंड से रन आए, दोनों तरफ से एग्रेसिव बैटिंग होगी, स्पेशली जब आप हाई स्कोरिंग वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, जब आपकी डिमांड है कि यार 190-200 से ऊपर हमें रन चाहिए, तो फिर दोनों एंड से रन आएंगे। तो यहाँ पे फिर माइक हेसन का जो पॉइंट है ना, फिर वो वैलिड आप खुद कर देते हैं, इस तरह खेल के भी और इस तरह की बात करके भी। ठीक है वसीम, आपसे इजाज़त लूँगा मैं, क्योंकि ये हम मौजू कल के लिए उठा के रखते हैं, दी अप्रोच, बैटिंग नंबर, स्ट्राइक रेट एक्सेट्रा। मुझे याद है 96 का वर्ल्ड कप, आपको भी याद है वसीम, जब कालू बेतारना और जयसूर्या आते थे बैटिंग के लिए, ये वहाँ से शुरू हुआ है कि दोनों एंड से रन्स होते थे, तेज़ और बड़े स्कोर बनते थे। तो आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। गफ़ार पे जाऊँगा मैं, पॉइंट्स टेबल पे नज़र हम डाल लेते हैं। ये पॉइंट्स टेबल है, पेशावर कंफर्टेबली एट द टॉप विद 11 पॉइंट्स। उसके अलावा
पिंडीज़, रावलपिंडीज़ बिल्कुल बॉटम पे हैं, कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। तमाम टीम्स के 5 मुकाबले हो चुके हैं सिवाय 3 टीम्स के जिन्होंने 6 मैच खेल लिए हैं। मुल्तान ने, हैदराबाद ने, उसके अलावा इस्लामाबाद ने और पेशावर ने। तो ये 4 टीम्स हैं। पेशावर का नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर पॉजिटिव 2.72, 11 पॉइंट्स। और एक मुकाबला इनका याद रहे कि बारिश के बायस इनको बराबरी का पॉइंट नहीं मिला था, उसके बावजूद पेशावर इज़ डूइंग गुड। ये पॉइंट्स टेबल है, अभी तो खैर आधा हुआ है, अभी तो इश्क के इम्तहान और भी हैं। रावलपिंडीज़ को बस चलते चलते डिस्कस कर लें। अब कोई मशवरा रावलपिंडीज़ के लिए, भाई कोर्टनी वॉश उनके साथ हैं, रिजवान उनके साथ हैं, इंतमाम उनके साथ हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जो हैदराबाद ने किया ना कि मिड सीज़न में आके अलबोशन ऊपर चले गए, वो बाकी साइम को नीचे लेकर आ गए, ग्लैन मैक्सवेल की इंडक्शन, खैर ऐसी कोई इंडक्शन की या स्पिरिट की ज़रूरत है ऐसे लगता है रावलपिंडी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े नाम बैठे थे लेकिन कोई बैकअप्स नहीं है उस टीम के अंदर। सीधा नज़र आता है जो नई लड़के चले, तो फिर नसीम की इंजरी भी हुई, दमान की इंजरी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी खदोखाल टीम के 20 लड़कों में नजर नहीं आए जो कहीं से बैकअप। ये ऑक्शन के ऊपर डिप्लोमा भी है ना, मुझे लगता है कुछ रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है इनके ऊपर रावलपिंडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आप तकरीबन का टूर्नामेंट खत्म हो गया है, कुछ ऐसा करें जो फैंस के लिए अच्छा हो, थोड़ा चेंज करके देख लें। रिजवान नीचे आए, बाकी डैरन मिचेल, बिलिंग्स वगैरह ऊपर आ जाएं ताकि एक नई अप्रोच लोगों को देखने को मिले। नीचे आए, क्या बात करी रिजवान, मतलब हमारा वन ऑफ द टॉप बैटर्स हैं रिजवान। उनकी सबको परफॉर्मेंस याद है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप उन्हें याद है, हमें याद है बाबर के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने की थी और पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। लेकिन ये मसाइल तो चलते रहते हैं टीम्स के साथ। टीम कॉम्बिनेशन ऑक्शन के अंदर जो स्ट्रेटजी है उसको हम उठा के रखते हैं कल तक के लिए। आप आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। गफ़ार का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।